हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, इस पार्ट में हम करने जा रहे हैं डिविजिबल प्रॉफिट एंड डिविडेंड्स। ये आपके न्यू सिलेबस का ही एक टॉपिक है और मेरे हिसाब से 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो एक आना ही चाहिए। ठीक है सर, एक क्वेश्चन पक्का है, इससे ज़्यादा का नहीं है। जो अभी आप 3 टॉपिक और पढ़ने वाले हैं, एक ऑडिट का और एक अकाउंट का, ये तीनों ही 5 मार्क्स के वेटेज रखते हैं आपके ओवरऑल। जो आप ये वीडियो मिला के जो 3 वीडियो देख रहे हैं, ये आपको 15 मार्क्स दे के जाएगा और हर वीडियो आपका 15 से 20 से 25 मिनट के दौरान का होने वाला है। तो बहुत इजी है आपका पास होना इस बार। बस अच्छे से कॉन्सेप्ट को लर्न कीजिए और उनके अकॉर्डिंग उनका टेस्ट देते जाइए। ठीक है सर, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर का। सर, कौन से सेक्शन यूज़ किए जा रहे हैं इस चैप्टर में? सर, सेक्शन 123 से 127 तक किए जा रहे हैं यूज़। और जो सेक्शन याद करना होगा मैं आपको बता दूंगा, अदरवाइज़ आप कॉन्सेप्ट को तो दिमाग में रखें ही रखें। चैप्टर 7 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विद द प्रोविजंस रिलेटिंग टू डिविडेंड्स। तो हमें इस चैप्टर में मोस्टली डिविडेंड के बारे में बात करना है। और जैसा कि मैं इस वीडियो को देखने से पहले ही आपको टेलीग्राम ग्रुप में एक वीडियो शेयर कर चुका हूँ जिसका नाम कंपनी ऑडिट 2 है। उस वीडियो को देखने के बाद ही इस वीडियो को देखना, क्योंकि उस वीडियो का यूज़ बुक्स ऑफ अकाउंट और यहाँ डिविडेंड और बुक्स ऑफ अकाउंट 2 जगह यूज़ होगा, तो उसको देखने से आपसे हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद रूल यूज़, कौन से रूल यूज्ड हैं सर? तो कंपनीज और रूल 2014, और इस ब्रैकेट में चैप्टर का नाम आता है, ये मैं हमेशा आपको बता चुका हूँ। चैप्टर का आपका पहला फॉर्म ये है कि भैया टाइप्स ऑफ डिविडेंड सीखना है। उसके बाद कंडीशन क्या होती है डिविडेंड की डिक्लेरेशन की, ये सीखनी है। एडिशनल कंडीशंस क्या होती हैं, ये सीखनी है। पेनल्टी फॉर नन पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ये सीखना है। ओवरऑल ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं इस चैप्टर के अंदर। ठीक है सर, उसके बाद कॉन्सेप्ट नंबर 1 है सर डिविडेंड एंड टाइप्स ऑफ डिविडेंड। सर, ये डिविडेंड होता क्या है? तो सर मुझे क्या अच्छा लगता है मैं वो बताता हूँ, हाईलाइट करके आपको बताता हूँ कि भैया रिवार्ड फॉर देम और देयर इन्वेस्टमेंट। किन की रिवार्ड, किसकी बात कर रहे हो आप? सर, जो मेंबर है वो आपकी कंपनी में पैसा लगाता है, आप सभी को ये बात पता है। तो जो वो पैसा लगा रहा है उससे उसे उम्मीद जुड़ती है। वो उम्मीद करता है कि जब साल ख़त्म होगा आपका फाइनेंशियल ईयर, उसके बाद आप उसे इसके बदले में कुछ दोगे। ठीक है, इसे कैपिटल असेट्स प्राइसिंग मॉडल भी कहा जाता है एफएम की लैंग्वेज में। इसमें ये कहा जाता है कि भैया अगर हम ये पैसा मार्केट में लगाते तो कम से कम जो बैंक है वो हमें 8 से 10% तो कुछ देता। और जब हम इतना ज़्यादा रिस्क हाई करके, जब रिस्क हाई है तो आपकी रिटर्न भी क्या होगी, हाई होगी। और अगर आपकी रिटर्न भी हाई है तो हम बस आपसे एक क्वेश्चन ये कर रहे हैं आपसे कि भैया हमें कुछ तो इसके बदले में दो ना। तो इसी को कहा गया है कि भैया रिवार्ड फॉर देम फॉर देयर इन्वेस्टमेंट, कि जो उन्होंने पैसा लगाया था उसके बदले में उन्हें कुछ मिलना चाहिए। इसी को हम डिविडेंड बोलते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाता है इट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, कि जब हम प्रॉफिट का बंटवारा करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की हिंदी क्या होती है? प्रॉफिट का बंटवारा। तो जो भी एक तो मालिक है नहीं इसके तो अनेकों हज़ारों मालिक होंगे, लाखों मालिक होंगे। तो सबके बीच में प्रॉफिट जो हम बांटते हैं इसी को हम डिविडेंड कहते हैं। रट्टा भेजने की जरूरत ही नहीं, अंडरस्टैंडिंग काफ़ी है। वे डिविडेंड में इंटरिम डिविडेंड शामिल होते हैं। क्या डिविडेंड की डेफिनेशन याद रखें? हाँ सर, अगर याद रख सकते हो तो बेस्ट है, नहीं रखा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये हर जगह यूज़ होगी। तो आपको सेक्शन 2 सेक्शन 35 याद रखना है। कैसे याद रखोगे? मैं इसके लिए आपको ट्रिक देख सकता हूँ। ट्रिक ये है, आप ऐसे बोल सकते हो कि भैया 35 की उम्र में डिविडेंड दे दो। 35 की उम्र में लड़के क्या बोलते हैं कि डिविडेंड दे दो। ठीक है, इस तरीके से याद रख सकते हो। 35 की उम्र में क्या चाहिए होता है? डिविडेंड। ओके सर, ओके। इसके बाद टाइप्स ऑफ डिविडेंड की बात होती है। 2 टाइप्स ऑफ डिविडेंड। तो भैया एक होता है आपका फाइनल डिविडेंड, एक होता है इंटरिम डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड कब होता है? जब आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज जाती हैं। ठीक है, तो ऑडिटर भाई साहब जो शो करते हैं अपनी रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट, वो सब शो होने के बाद, सब कुछ अकाउंट फाइनल होने के बाद, यहाँ मतलब हम क्या करते हैं 30 सितंबर से पहले डिविडेंड डिक्लेयर कर देते हैं कि इस साल जो भी कमाया था फाइनल है, ऑडिटर भाई साहब भी सहमत है, डिविडेंड दे दो। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है कि इसी साल के दौरान मान लो दीपावली आ गई, ठीक है, या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को लगता है कि कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट फ्यूचर में कमाएगी, तो उसको पहले से ही लग रहा है कि कंपनी 50 से 60% का प्रॉफिट इस बार कमा लेगी।
तो उस खुशी में भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पहले भी डिविडेंड दे देते हैं। तो जो साल के बीच में डिविडेंड दिया जाता है उसको इंटरमिट डिविडेंड कहा जाता है, और जो साल के ख़त्म होने में डिविडेंड मिलता है इसको ऐसे शो कर लेना ग्राफ से कि यहाँ जो मिला वो था फाइनल और यहाँ जो मिला वो था इंटरिम, ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेना, आपको रिकॉलिंग में अच्छा होगा। सर इट मीन्स डिविडेंड डिक्लेयर्ड एट एजीएम ऑफ द कंपनी, कब होता है सर? एजीएम, और एजीएम कब होती है? साल खत्म होने के बाद। मैक्सिमम कब हो जाती है? 30 सितंबर मैक्सिमम डेट होती है। फर्स्टली हेयर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंड द डिविडेंड, पहले तो वो बताते हैं कि भैया इस साल 20% डिविडेंड बांट देना चाहिए, 10% जो भी है वो बता देते हैं। रिकमेंड मतलब होता है बताते हैं, विच इज़ अप्रूव्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, और वो जब मेंबर्स भी अप्रूव कर देते हैं तो उतना डिविडेंड फाइनल डिविडेंड होकर डिक्लेयर हो जाता है। आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि मान लो सर 10,000 का 20% अगर 2,000 होता है और साल की शुरुआत में ही मतलब बीच में ही हमने 1,000 डिविडेंड दे दिया था, तो इस बार 2,000 बांटेंगे 1,000 बांटेंगे, तो भैया ये तो फाइनल डिविडेंड निकल के आ गया आपको। सर ये आपको ना आपके अकाउंट में सिखाया भी जाता है। तो फाइनल डिविडेंड हो गया 1,000, तो ऑलरेडी पेड कितना हो गया? 1,000, सॉरी फाइनल डिविडेंड हो गया 2,000, ऑलरेडी पेड हो गया 1,000, तो बचा कितना? 1,000। ये अकाउंट में आप सीखोगे और ग्रुप 1 की अकाउंट में ही आप सीख लोगे। अगर आपने सही से होल सिलेबस कवर किया है तो आप सीख जाओगे। उसके बाद सर इट मीन्स डिविडेंड डिक्लेयर्ड बिटवीन 2 एजीएम, ठीक है सर, मतलब कि जब 2 एजीएम के बीच में, मतलब पहली एजीएम और दूसरी एजीएम के बीच में जो डिविडेंड बांटा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड, ठीक है सर। हेयर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नॉट जस्ट रिकमेंड्स बट ऑल्सो अप्रूव द डिविडेंड, यहाँ वो रिकमेंडेशन के साथ साथ अप्रूवल भी खुद ही दे देते हैं। ओके सर। सर सोर्सेज एंड कंडीशंस फॉर डिक्लेरेशन एंड पेमेंट, सर बहुत ज़रूरी है, ध्यान सुनिएगा, और ये थोड़ा सा रट्टा वाला टॉपिक है और ये आपके सिलेबस में नया है। मैं इसको 5 स्टार दूंगा क्योंकि डिविडेंड का टॉपिक सब पढ़ के जाएंगे लेकिन ये पढ़ के कोई नहीं जाएगा। सोर्सेज ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड कहाँ कहाँ से बांटा जा सकता है? सर रट्टा वाला है, पहले बता रहा हूँ, कोशिश करना याद हो जाए। प्रॉफिट ऑफ करेंट ईयर, इस साल के प्रॉफिट से, बट ये कि आपको डेप्रिसिएशन एडजस्ट करना लेना है। यानी सर एक दिमाग लगाओ कि इस साल का प्रॉफिट हुआ है लेट्स सपोज 100 करोड़ और 10 करोड़ का डिविडेंड है, सॉरी 10 करोड़ का डेप्रिसिएशन है, तो 10 करोड़ जब आपने डेप्रिसिएशन घटा लिया तो बचे कितने? 90 करोड़। एक फॉर्मूला सेट करो, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ पास्ट ईयर नोन एज फ्री रिजर्व, और पिछले साल के अगर 30 करोड़ बचे हुए थे क्योंकि पिछले साल हमारा फ्री रिजर्व बचा हुआ था, वो भी जोड़ लेंगे तो हो गया 120 करोड़। उसके बाद आउट ऑफ फंड ग्रांट प्रोवाइडेड बाय सीजी और एसजी, मतलब जो भी आपको क्या मिलती है? गवर्नमेंट से डोनेशन मिलती है, हिंदी में लिख लेना गवर्नमेंट डोनेशन, ठीक है। और गवर्नमेंट डोनेशन की बगैर एक और अच्छा वर्ड होता है गवर्नमेंट ग्रांट, तो ये भी आपने क्या कर लिया? जोड़ लिया। तो ओवरऑल आपके पास कितने बच गए? 140 करोड़। इसमें से आप प्रॉफिट बांट सकते हो, डिविडेंड बांट सकते हो, ठीक है सर। रटने का टॉपिक नहीं था बट फिर भी समझ में आ गया तो बेहतरीन। अगला है सर कंडीशंस फॉर डिक्लेरेशन एंड पेमेंट्स ऑफ डिविडेंड। क्या क्या कंडीशंस हैं सर? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से सर, इसे तो 10 स्टार टॉपिक दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर वाले यहाँ से और यहाँ से मिला के एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आपका एग्जामिनर चाहे तो बना सकता है, ठीक है। तो ये सीए फाइनल से टॉपिक उठ के आए हैं, ये बात मैं बताना भूल गया कि ये इसके अगला ऑडिट वाला, इसके अगला जो भी थे टॉपिक, ये आपके सीए फाइनल से उठा के डाले गए, तो वहाँ के क्वेश्चन ही इस बार रिपीट होके आने चाहिए। कैसे क्वेश्चन होंगे आप सीख जाएंगे, अभी आरटीपी में भी आएगा, एमटीपी में भी आएगा, और ये जो मैं नोट्स दे रहा हूँ इन्हें अच्छे से रिवाइज कर लें, इनसे बाहर नहीं आएगा, ये मेरा 100% प्रॉमिस है आपको, 100% प्रॉमिस। डेप्रिसिएशन सर घटाने के बाद ही देखा जाता है, जैसे नो कंपनी शैल डिक्लेयर डिविडेंड विदाउट चार्जिंग और डेप्रिसिएशन, इसकी हिंदी यहाँ लिख ले सर, डेप्रिसिएशन के बाद डिविडेंड दो, डेप्रिसिएशन के बाद डिविडेंड दो, ये इसकी इंटरप्रिटेशन हो गई। सेट ऑफ पास्ट ईयर लॉसेस, कि जब आप ऐसा कर लोगे और अगर आपके पिछले साल का कोई एडजस्टिंग पास्ट ईयर लॉसेस है तो आप उसे भी हटाओगे। सर एक फॉर्मूला सेट क्यों नहीं करते जाते आप? करेंट ईयर प्रॉफिट, ठीक है, लेस डेप्रिसिएशन, ठीक है, लेस प्रीवियस ईयर लॉसेस, ठीक है। ऐसा फॉर्मूला सेट कर दो ना आप अपने माइंड में। अगर आपके माइंड में ऐसा फॉर्मूला सेट हो गया तो आपको कोई सा भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाएगा, आप बना दोगे उसको, ठीक है। लॉ के अंदर भी आते हैं, हाँ सर आ जाते हैं। अभी जो May 18 अटैम्प्ट हुआ था इसमें सर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस 2 पूछे गए थे, एक बोनस से एक ग्रेचुटी से, तो सर ऐसा नहीं है नहीं पूछा जाता, पूछा जाता है।
ट्रांसफ़र इन रिजर्व, अ कंपनी में इट्स डिस्क्रिशन, मतलब अपने अनुमान के अकॉर्डिंग ट्रांसफ़र कर सकती है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इनटू रिजर्व। मतलब मान लो इस साल मान लो मैंने 100 करोड़ कमाया, कंपनी सोच रही है 20% जो है ना वो अगले साल के लिए यूज़ कर लें, ठीक है। इसको रिटेन्ड अर्निंग भी कहते हैं एफएम की लैंग्वेज में, रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है। ये एफएम में भी आपको सीखने के लिए मिलेगा, तो ऐसा आप कर सकते हैं। तो आप इसमें से लेस कर सकते हैं रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग का लॉजिक क्या होता है कि इस साल का जो रिजर्व एंड सरप्लस हम मेंटेन कर रहे हैं वो भी यहाँ से लेस होगा। नो डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट, सर ये आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, लगातार 3 चैप्टर में यही बात आ रही है कि अगर आपने डिपॉजिट में या चार्जेस में या कहीं भी कोई भी घोटाला किया है पेमेंट करने में, तो आप डिविडेंड नहीं देंगे पहले, जब तक ये पेमेंट नहीं करते तब तक डिविडेंड की पेमेंट नहीं होगी। उसके बाद सर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड की पेमेंट के लिए क्या खास बात है सर, कंपनी शैल डिपॉजिट द अमाउंट ऑफ डिविडेंड इनटू सेपरेट बैंक अकाउंट विद इन 5 डेज, मतलब 5 दिनों के अंदर अंदर कंपनी क्या करेगी, 5 दिनों के अंदर अंदर कंपनी क्या करेगी, डिक्लेयर करने के 5 दिनों के अंदर क्या कर देगी, एक सेपरेट बैंक अकाउंट में इसे जमा करा देगी फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। तो जैसे डिक्लेयर हुआ उसके 5 दिनों के अंदर कर दिया। कंपनी शेल पे द अमाउंट ऑफ डिविडेंड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, यानी तो 5 दिनों के अंदर तो जमा कराया है और 30 दिनों के अंदर अंदर इसे क्या कर देना होगा, कंपनी को पे कर देना होगा, ठीक है। पेनल्टी फॉर नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ठीक है सर। पेनल्टी क्या है कंपनी के लिए, सर कंपनी विल पे 18% पर एनम फॉर डिले, जितना डिले करोगे 18% के हिसाब से दो। डायरेक्टर को 2 साल की सज़ा हो सकती है, 1000 पर डे के हिसाब से फाइन लग सकता है, ठीक है सर। और केसेस वेयर 127 डज नॉट अप्लाई, तो सर ये इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि ये तो हर कोई पढ़ के जाएगा, ये पढ़ के नहीं जाएगा। सर लॉ के कहने पे आप डिले कर रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर नॉन कंप्लायंस ऑफ डायरेक्टर की गलती है तो कंपनी को पेनल्टी नहीं लगेगी, डायरेक्टर को लगेगी। लॉफुल एडजस्टेड अगेंस्ट लीगल ड्यू ऑफ मेंबर्स, मतलब कि हमने इसलिए पे नहीं किया क्योंकि मेंबर ने ही पिछली बार ज़्यादा ले लिया था। डिस्प्यूट, मतलब मेंबर के बीच में और कंपनी के बीच में झगड़ा है, तो भैया झगड़ा तगड़ा है, डिस्प्यूट है, तो आपने नहीं पे किया, आपने कहा डिस्प्यूट सॉल्व होगा तब देंगे। डिफ़ॉल्ट नॉट ड्यू टू द फॉल्ट ऑफ कंपनी, क्योंकि डिफ़ॉल्ट की गलती कंपनी की नहीं है तो कंपनी को सज़ा नहीं होगी, जिसकी होगी उसको ये पेनल्टी पे करनी होगी। तो सर ये कुछ बातें हैं, इसका कोड हो गया ODATD। सर ये पॉइंट लिखने तो है ही हैं, मेरी दया से सब में एक एक लाइन अपनी ही लैंग्वेज में जो समझ में आ रहा हो वो लिख देना। एक बार स्टडी मैट इस टॉपिक के लिए पढ़ लेना और ये हेडिंग के साथ साथ इसमें एक एक 2 लाइन याद करके लिख के आना एग्जाम में। आपको या तो 5 या तो 8 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है सर। उसके बाद सर अनपेड डिविडेंड के लिए चार्ट बनाया और मैं इसके लिए यही कहूँगा कि मैंने आपको एक कंपनी ऑडिट 2 का वीडियो दिया था, उसको एक बार देख लेना। इस चार्ट को थोड़ा कंफ्यूजिंग है याद रखने में, बट उसको देखने के बाद आपको ये देखोगे तो वो हो जाएगा, ये आपका होमवर्क रहेगा। इस चार्ट को समझना, सेक्शन 124 है, ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, वीडियो अभी अभी जस्ट शेयर किया है इस वीडियो से पहले, तो आप उसे देख लेना, ठीक है। उसके बाद सर इन्वेस्टमेंट एजुकेशन फॉर प्रोटेक्शन फंड, सर 5 स्टार टॉपिक, 5 नहीं 10 स्टार का हो सर, मेरे हिसाब से एग्ज़ाम में आना चाहिए। कंस्टिट्यूशन ऑफ फंड, कंस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है भैया, किसने बनाया ये, मतलब किसने बना दिया ये फंड, तो भैया सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है ये फंड, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, यानी इन्वेस्टर को सिखाओ। इन्वेस्टर कौन हो सकता है, डिवेंचर होल्डर हो सकता है, और वो सभी लोग जो आपके कंपनी में पैसा लगा रहे हैं उनके ज्ञान को बढ़ाओ और उनको बचाओ फंड, ठीक है। इसकी हिंदी क्या होगी, इन्वेस्टर को पढ़ाओ इन्वेस्टर को बचाओ फंड, ठीक। वेयर स्पेसिफाइड अमाउंट शैल बी क्रिएटेड, तो जिसमें कुछ स्पेसिफाइड अमाउंट होता है जो डाल देना चाहिए। अमाउंट टू बी क्रिएटेड इन IPEF, कौन कौन सा अमाउंट आता है सर, इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बोल रहा हूँ 10 स्टार लगा चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रांट गिवन बाय CG, जो CG ग्रांट देगी वो तो आएगा ही आएगा इसमें। डोनेशन बाय CG SG कंपनी और एनी अदर इंस्टीट्यूशन ऑफ ICI जैसे हो गया, तो ये कहता है कि गवर्नमेंट CG की तो आएगी, SG देगा, कोई अदर इंस्टीट्यूशन देगा, वो ग्रांट भी यहाँ पे आपकी ऐड हो जाएगी। अमाउंट ऑफ अनपेड डिविडेंड अकाउंट विच इज़ ट्रांसफर आफ्टर 7 ईयर, मतलब 7 साल तक हम वेट करते हैं कि वो बंदा आके अपने पैसे ले जाएगा। अगर 7 साल तक नहीं लेके गया तो उस पैसे को भी हम IPEF के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। यही बात यहाँ पे बताई गई है कि ये 7 ईयर तक अगर नहीं लेके गया तो ट्रांसफ़र कर देते हैं कहाँ पे, एजुकेशन फंड। और ये वीडियो आप देखने के बाद देखना, आपको 100% झकास क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जब आप आगे बढ़ते हो, अमाउंट ऑफ IPF क्रिएटेड अंडर ओल्ड कंपनीज एक्ट,
ठीक है, कौन कौन सा अमाउंट क्रिएट होता था वो बताया गया है। यहाँ ये सेक्शन बिल्कुल याद नहीं रखना है, बस पढ़ लेना। इंटरेस्ट अक्रूड अपॉन दिस अमाउंट, मतलब जो भी अमाउंट यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, इसमें जो भी इंटरेस्ट का पैसा होगा वो भी इसी में जाके शामिल हो जाएगा। वो ये कह रहा है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड बट अलॉटमेंट नॉट मेड एंड सच अनयूज्ड मनी कैन नॉट बी रिटर्न। मतलब आपने क्या किया, एप्लीकेशन मनी ले ली बट अलॉटमेंट नहीं मिला। जैसे होता है ना, 10 रुपये का फेस वैल्यू है, उसकी एप्लीकेशन का अमाउंट मान लो 2 रुपये था, अलॉटमेंट का अमाउंट 4 रुपये था, फाइनल कॉल का अमाउंट 4 रुपये था, उसने 2 दे दिए 4 नहीं दिए, तो आपने इसको फोरफीट कर लिया। अब ये पैसा कहीं भी यूज़ नहीं हुआ तो आप इसको कहाँ भेज दोगे, यहाँ भेज दोगे। यहाँ का नाम IPEF के अंदर। मैच्योर डिपॉजिट्स, मैच्योर डिबेंचर्स सब यहाँ पे शामिल हो जाते हैं। अनयूटिलाइजेशन ऑफ मनी लाइंग इन IEPF, मतलब मान लो पैसा यूज़ नहीं होता तो उसे IEPF के अंदर रखा जाता है। सर कुछ बड़ी बातें हैं, टफ नहीं है, लर्न करना पड़ेगा। यहाँ आपकी मेहनत लगेगी, मेरी नहीं। मैं सिर्फ रीडिंग दूंगा, आपको याद रखना है, बस आपको याद रखना है, आपने याद रख के लिखना है एग्जाम में। रिफंडिंग टू द एप्लीकेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ अनक्लेम्ड डिविडेंड, मतलब मान लो किसी बंदे ने अपना डिविडेंड नहीं लिया था 7 साल बाद, उसे 37 साल बाद ख्याल आया कि मेरा तो डिविडेंड बाकी है, तो वो अपना पैसा ले जा सकता है। फॉर प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टर एजुकेशन अवेयरनेस एंड प्रोटेक्शन, मतलब इन्वेस्टर को पढ़ाओ, इन्वेस्टर बचाओ को प्रोटेक्शन के लिए अगर आप कुछ प्रमोशन कर रहे हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। फॉर इम्बर्मेंट्स ऑफ लीगल एक्सपेंसेस रिगार्डिंग क्लास एक्शंस टेकन बाय अ क्लास डिवेंचर और डिपॉजिटर, मतलब आप डिवेंचर को और डिपॉजिटर को कुछ देना चाहते हो, उनके लिए कोई क्लास रखना चाहते हो, क्लास का मतलब ऑब्वियसली एजुकेशन से, तो आप उसके ऊपर कोई खर्चा रिइंबर्स कर रहे हो उन लोगों को, क्योंकि वो आप इतनी दूर आपके यहाँ ऑफिस में आए हैं, तो भी चलेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। फॉर पेमेंट ऑफ सैलरी अलाउंस ETC अथॉरिटीज़ हु मैनेजेस द फंड, ठीक है सर, तो ये यहाँ पे अलाउ हो जाता है। ये आपको याद ही रखना है सर, बहुत सिंप्लीफाइड नोट्स बनाए हैं। अगला सर कॉन्सेप्ट 5, कॉन्सेप्ट 5 क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड, बोनस शेयर एंड राइट शेयर इन केस ऑफ टेंडेंसी ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफ़र। ठीक है सर, क्या क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये तब आएगा एग्ज़ाम में जब पेपर बहुत ज़्यादा टफ होगा। पिछला कॉन्सेप्ट और ये वाला तब आएगा जब पेपर टफ होगा, अगर इजी होगा तो उससे पहले जो पढ़ा हमने वो आएगा, पहले बता रहा हूँ। और इस बार का पेपर वैसे इजी ही आना चाहिए, टफ आया तो उसके लिए भी हम तो पढ़ ही रहे हैं, हम तो ना छोड़ रहे हैं। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ डिविडेंड इन UDA, अनपेड डिविडेंड अकाउंट, ठीक है, हम उसमें पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं। इफ़ इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र, सर ये कहाँ से आ गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र, सर ये आपने मेरे साथ चार्ज के अंदर टॉपिक पढ़ा था, याद करो, वरना चार्ज का टॉपिक पढ़ के आओ तो याद आ जाएगा। हैज़ बीन डिलीवर्ड टू कंपनी फॉर रजिस्ट्रेशन बट सच ट्रांसफ़र हैज़ नॉट बीन रजिस्टर्ड, मतलब कंपनी को तो दिया गया कि भैया रजिस्टर्ड कर दो, लेकिन कंपनी ने अब तक रजिस्टर्ड नहीं किया या फिर रजिस्टर हो नहीं पाया। एंड इन बिटवीन द कंपनी हैज़ डिक्लेयर डिविडेंड, और कंपनी ने इसी बीच, अरे यार मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए थे, मैंने कहा था कि इसने इसको शेयर दिया, और जब ये इसको शेयर दे रहा है, अभी ट्रांसफ़र हो रहा है, हुआ नहीं है, ठीक है, और इसी बीच कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। अब कंपनी कन्फ्यूज, इसको दे कि इसको दे, तो इसलिए कंपनी ने अपने पैसे होल्ड कर लिए, तो इसको अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पैसे रख दिए जाते हैं। देन द अमाउंट ऑफ सच डिविडेंड शैल बी ट्रांसफर टू द अनपेड डिविडेंड अकाउंट, और कहाँ डाल दिए जाते हैं, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में, कि भैया पहले अपना मैटर सुलझा लो कि आप हो, जो फाइनल होगा हम उसको पैसे दे देंगे, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है कि भैया अगर वो बंदा, यानी इसका नाम मान लो यहाँ पे टिल्लू रख लेते हैं, तो अगर टिल्लू पहले ही बोल दे कि भैया मेरे पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, तब हम इसको पैसे दे सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ बोनस शेयर राइट शेयर इनटू अ अबेयंस अकाउंट, दैट इज सस्पेंस अकाउंट, कई बार बोनस शेयर और राइट शेयर पे भी देना पड़ जाता है, तो उसके लिए बोल रहा है, इसकी अकाउंटिंग भी आप सीखोगे, परेशान मत हो ना, ये कि हम लॉ पढ़ रहे हैं, इसकी अकाउंटिंग भी आपको सीखनी है, वो आपके अकाउंट के टीचर आपको सिखाएंगे। तो ट्रांसफर ऑफ बोनस शेयर और राइट शेयर, ठीक है, इस केस में क्या होगा, सर देखो मेरा काम है पढ़ाना, आपको बहुत फोकस होकर सुनना है, अगर एक भी बात समझ में नहीं आई तो इसके जिम्मेवार आप, बहुत ध्यान सुनना। इन द केस ऑफ इशू ऑफ बोनस और राइट शेयर ड्यूरिंग द पेंडेंसी और रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफ़र, कि ये कब हुआ, मतलब बोनस शेयर इशू हुए या फिर राइट शेयर इशू हुए, और कब हो रहे हैं, कि जब हमारे बीच में ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ट्रांसफ़र के बीच में कंपनी इसलिए नहीं पैसे देती क्योंकि कंपनी खुद कंफ्यूज होती है कि इसको मालिक बनाए कि इसको बनाए, इसलिए उसने क्या कर दिया है, सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया है। द कंपनी शेल ट्रांसफर दीज बोनस शेयर इनटू द अबेयंस अकाउंट, तो वो कौन से अकाउंट में डाल देगी, सस्पेंस अकाउंट में, ठीक है। क्यों, क्योंकि अभी कंपनी को कन्फ्यूज़न है कि
असली मालिक कौन। बस इतनी सी बात थी। उसके बाद एडिशनल कंडीशन फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, ठीक है, या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ पास्ट ईयर प्रॉफिट, ठीक है। तो इस केस में क्या करेंगे वो बताओ। तो सर इसमें रूल 3 होता है, साथ में वो पढ़ना पड़ता है, ठीक है। और क्या कहता है सर, मैक्सिमम रेट ऑफ डिविडेंड क्या होता है, तो वो कहता है रेट ऑफ डिविडेंड शैल नॉट एक्सीड द एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ लास्ट 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। सर मैं पहले बोल रहा हूँ, इसके ऊपर प्रैक्टिकल बनते हैं, 15-15 मार्क के बन जाते हैं सीए फाइनल के अंदर। आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा इसकी थ्योरी ही लिखनी है, इससे ऊपर आपसे नहीं पूछेगा ही नहीं। लेकिन बस यही कहूँगा कि इसे माइंड में जाने देना और इस कॉन्सेप्ट को तकरीबन 5 से 8 बार खुद से पढ़ना और रट लेना, ये कहूँगा मैं, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम में पूछेगा नहीं, और पूछने के लिए हम ऐसा नहीं है कि इसे छोड़ के जाएंगे, हम करके जाएंगे। इसलिए कह रहा हूँ ये प्रैक्टिकल बेस्ड कोर्स अकाउंटिंग है और ये सीए फाइनल की अकाउंटिंग है, तो आपके लेवल पे नहीं पूछी जाएगी। लेकिन फिर भी आपको कह रहा हूँ पढ़ के, सुन के, समझ के जाइएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ सर, सुनना। मैक्सिमम रेट ऑफ डिविडेंड क्या हो सकता है, रेट ऑफ डिविडेंड शैल नॉट एक्सीड द एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड इन लास्ट 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड मतलब 3 साल का डिविडेंड। लेट सपोज एक साल 20 बाटा, एक साल 30 बाटा, ठीक है। अगले साल उसने लेट सपोज 50 बांट दिया, या फिर ये कहो 30 बांट दिया, 40 बांट देते हैं, तो ये अपॉन में 3, एवरेज होता है 3। तो आपने क्या किया, इसका पहले तो निकाला कि 20, 30, 40, 90 हो गए जी, और 3 यानी 30। यानी जब आप एवरेज निकाल रहे हो तो आप देख रहे हो कि इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। एक्सेप्शन क्या है, दिस कंडीशन इज नॉट एप्लीकेबल इफ द कंपनी हैज़ नॉट डिक्लेयर डिविडेंड इन द लास्ट 3 ईयर। ये कंडीशन तब नहीं लगती जब कंपनी ने लास्ट 3 ईयर कोई डिविडेंड दिया ही नहीं। मैक्सिमम विदाउट फ्रॉम रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड कंपनी कैन नॉट विड्रॉ मैक्सिमम 10% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। सर ये ऐसे है, इसे ब्रैकेट में डाल देना, ठीक है। मतलब कि वो कितने से ज़्यादा नहीं दे सकती, पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व के 10% से ज़्यादा नहीं दे सकती, और वो लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। सीक्वेंस ऑफ यूज ऑफ विड्रॉल अमाउंट, कैसे आप पैसे निकालोगे, द अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम रिजर्व शैल बी फर्स्टली यूज फॉर द एडजस्टिंग ऑफ करेंट ईयर लॉस। मतलब पहले आप करेंट ईयर का लॉस एडजस्ट करो, एंड देन पेमेंट ऑफ डिविडेंड, इसके बाद आप पेमेंट ऑफ डिविडेंड करेंगे, ठीक है सर। इसके बाद मिनिमम क्लोजिंग बैलेंस इन रिजर्व क्या होना चाहिए, द कंपनी शैल इंश्योर दैट द अमाउंट ऑफ लेफ्ट इन द रिजर्व शैल नॉट बी लेस देन 15% ऑफ पेड अप कैपिटल ऑफ लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट। दोबारा से पढ़ना इसे मेरे साथ। कंपनी शैल इंश्योर दैट मतलब कंपनी निश्चित करेगी, अमाउंट लेफ्ट इन रिजर्व, जो रिजर्व में अमाउंट छोड़ा गया है, शैल नॉट बी लेस देन यानी इससे कम नहीं होना चाहिए, पेड अप कैपिटल का मतलब पता है क्या है, कि कितना पैसा हम मंगा सकते हैं। यानी देखो, एक 10 रुपये का फेस वैल्यू, 8 रुपये पेड अप, 2 रुपये मंगा सकते हैं। तो यहाँ बात हो रही है कि 80 का 15%, इससे कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा होगा तो चलेगा, ये यहाँ पे आपसे कहा गया है। तो फाइनली इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। सर क्या बस इतना ही पढ़ना है, सबसे बड़ा क्वेश्चन। मैं ये कह रहा हूँ आप इतना करके जाइए, 100% एग्जाम में इससे बाहर आएगा ही नहीं। मान के चलिए पेपर मैंने बनाया है, और ये मान के चलिए कि जो भी इसमें लिखा है, मजाक कर रहा हूँ, पेपर मैंने बनाया, लेकिन मेरी एस्टिमेशन तो आप सभी जानते हैं, मजदूल इसका कमाल। तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा। अगर ये क्वेश्चन आपको याद है, और जो कि मैंने आपको 25 मिनट्स में कराए हैं, रिवीजन आपका 10 to 13 मिनट्स ही होना चाहिए, और इसे 5 से 6 बार रिवाइज कर लेना, आपके 5 मार्क्स आपकी पॉकेट में आ जाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।